Yeah, you will come to know कि in today's class we are talking about whom? We are talking about फ्रांस फेनन। आज एक इम्पोर्टेंट क्रिटिक है जिनका नाम फ्रांस फेनन है, हम उनको लेकर के बात कर रहे हैं। और जो फ्रांस फेनन है, ही वॉज born in 1925। उनका जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी क्रिटिक को जब हम लेंगे तो कब पैदा हुए कब मरे, समटाइम्स क्वेश्चंस उनकी क्रोनोलॉजी से आता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने होमी के भाभा पे बात किया था कि उनका जन्म तो हुआ था लेकिन उनकी अभी मौत के बारे में जिक्र नहीं हुआ था। या जो है एक और अभी क्रिटिक हम लोगों ने बात किया था जो इंडिया की ही रही है, उनका भी जन्म गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का कलकत्ता में, उनके बारे में भी बात हुई लेकिन डेथ अभी उनकी नहीं हुई है। लेकिन फ्रांस फेनन एक ऐसे क्रिटिक रहे हैं, 1925 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1961 में उनकी मौत हो जाती है। तो यू विल कम टू नो कि उनकी जो लाइफ अगर देखी जाए, मात्र 36 ईयर्स, 36 साल की उम्र में वो जो है ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। लेकिन उस 36 साल की उम्र में अगर मैं कहूँ कि पोइट्री में अगर जानकीट्स रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म में इतनी कम उम्र में इतना सारा काम अगर किसी ने किया है तो वो फ्रांस फेनन रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रांस फेनन, तो ये चीज ध्यान में रखना। रमा, आवाज जा रही है? रमा, ठीक है। वी आर टेक ओके, वी आर टेकिंग फ्रांस फेनन। ओके। तो मैं जो बात कर रहा था कि 1925 में ही वाज बॉर्न एंड ही डाइड इन 1961। 1961 ईस्वी में उनकी मौत होती है। 1925 में जन्म हुआ है, 1961 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। और एक चीज और है कि जो फ्रांस फेनन रहे हैं, उनका पूरा नाम था इब्राहिम फ्रांस फेनन। उनका पूरा क्या नाम था? इब्राहिम फ्रांस फेनन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि उनका पूरा नाम इब्राहिम फ्रांस फेनन रहा है। ये आल्सो नोन एज इब्राहिम फ्रांस फेनन। नेक्स्ट पॉइंट विच यू गो या विच यू फाइंड दैट वाज कि ही वाज अ फ्रेंच वेस्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उन्होंने साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म के नजरिए से देखा। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को उन्होंने किस नजरिए से देखा? कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के नजरिए से देखा। यह उनका एक नया एक्सपेरिमेंट था। जो जो कंट्रीब्यूशन फ्रायड और यूंग का रहा होगा साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को, उसको इतना खूबसूरत ढंग से इन्होंने कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए अप्लाई किया कि आई डोंट हैव वर्ड। आज भी मैं उनको स्टडी कर रहा था तो रियली में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको किया हुआ है। तो वो एक फ्रेंच वेस्ट इंडियन थे। उनके बारे में कहा जाता है कि मतलब फ्रांस में ही उनका जन्म हुआ था और फ्रांस का जो कॉलोनी थी, वो जो है कैरेबियन आइलैंड वगैरह या जहाँ पे भी, तो फ्रेंच वेस्ट इंडियन थे। वेस्ट इंडियन मतलब वेस्ट इंडीज की यहाँ पे बात रही, नॉट इंडिया, यहाँ पे इंडिया के। और साइकेट्रिस्ट रहे। ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। और साथ ही साथ वो क्या थे? पॉलिटिकल फिलोसफर थे। तो साइकेट्रिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसफर, फ्रेंच वेस्ट इंडियन, ये चीज ध्यान में रखना। उसके अलावा आप देखेंगे कि उनके अपने जो वर्क का असर है कि यू विल फाइंड दैट की इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में काफी हद तक उसका प्रभाव रहा है। क्रिटिकल थियरी में और मार्क्सिज्म में। अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम लोग बात करते हैं कि मार्क्सिज्म और जब हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल थियरी, तो दो चीजें उसमें कॉमन है। मार्क्सिज्म में भी लोगों को गुलाम बनाया गया। वहां पे जो लोगों को गुलाम बनाया गया, वर्कर के नाम पर गुलाम बनाया गया। मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वह कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ होती है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पूंजीपति सोच के लोगों की होती है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है वह जो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को लेती है। तो वो जो है ये कहती है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की समाज में क्लास स्ट्रगल है, और जो क्लास स्ट्रगल है उसके पीछे एक रीजन है इन इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है और जो इकोनॉमी है उसका इन इक्वल डिवीजन है, उसका असमान वितरण है। इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, हम उसको पाते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इन सारी चीजों को बात करते हैं या जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, तो साइको
एनालिटिक क्रिटिसिज्म कैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आया या कॉलोनियलिज्म में आया, वहां पर भी आप देखेंगे कि दो एक दीवार है और उस दीवार के बीच में या दो लोगों के बीच में एक दीवार है। वह कौन सी दीवार है? वह दीवार सुपीरियरिटी की है, वह दीवार इंफीरियरिटी की है। और उन दोनों लोगों के बीच में कौन है? कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड है। तो जो कोलोनाइजर होता है वह जो है कभी भी कोलोनाइज्ड की मेंटेलिटी को, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करता, या उसके चश्मे से वह जो है उनको नहीं देखता, बल्कि अपने चश्मे से वह उनको देखता है और अपने चश्मे से ही उनको वह दुनिया दिखाना चाहता है। ये चीज, तो ये चीज किसको पसंद नहीं आई? फ्रेंच फेनन को, जिनको हम इब्राहिम फ्रांज फेनन भी कहते हैं, ये चीज इनको पसंद नहीं आई और एक उन्होंने रिएक्शन किया, एक उन्होंने उसके खिलाफ वो किया। तो इनका जो असर है वही मैंने बताया कि कैसे उन्होंने इसको किया। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में भी इनका असर देखने को मिलता है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के तो ये बहुत बड़े क्रिटिक है ही है, उनका वर्क को वेलकम किया जाता है, माना जाता है। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था जोसी फेनन, जोसी JOSIE, जोसी फेनन FANON। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? जोसी फेनन था। इनकी दो इंपॉर्टेंट किताबें आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से आप साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि कैसे वहां पे साइकोलॉजी नजर आ रही है। इनकी जो दो किताबें थी उसमें एक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, और दूसरी किताब का नाम है द रेड ऑफ द अर्थ। पहली किताब कौन सी है? ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, और दूसरी किताब का नाम है द रेचेड ऑफ द अर्थ। मैं जानना चाहता हूँ आवाज सबको जा रही है? क्योंकि आई फाइंड अनस्टेबल नेटवर्क। रमा या इंदु मैडम आ रही है? अमित जी, अमित जी, अमित जी क्या हाँ जी, आवाज जा रही है? अच्छा, आज की क्लास में हम लोग एक नए क्रिटिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम फ्रांज फेनन है, जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है। तो उनको लेके बात चल रही है। तो जो आपका छूटा है वो रिकॉर्डेड है, अभी कुछ क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे। तो मैंने बताया कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का क्या नाम है? जोसी फेनन वाज हिज स्पाउस या वाज हिज वाइफ। और जो फ्रेंच फेनन है, इनकी एक बहुत बेहतरीन किताब है जिसका नाम है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। मैं इसको यहीं पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसका टाइटल इतना अपीलिंग है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क जब आप पढ़ते हैं, किताब में साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म नजर आता है उस किताब की टाइटल में, उस किताब की टाइटल में। और उसमें यू फाइंड व्हाट यू फाइंड की पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच यू सी ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। जैसे अगर बाय द वे हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, ये हम इंडियन हैं, हम लोगों का कलर तो ब्लैक नहीं है, हम लोग जो है गेहुआ भी रंग के हैं, हम लोग जो है बहुत फेयर भी नहीं है, लेकिन ये ना बहुत ब्लैक है ना कुछ। लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी है, चाहे वो तमिलनाडु का लोग होंगे, चाहे कन्याकुमारी से शुरू किया जाए, कश्मीर का, सबकी आइडेंटिटी केवल इसलिए कि वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन दैट इज इंडिया। पहली आइडेंटिटी पूरे विश्व में बीइंग एन इंडियन, उसके बाद हमारा रिलीजन, उसके बाद हमारा कास्ट, पहला जो टैग दिया जाएगा कि वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब उसके बाद जो है, अगर हमारी इस आइडेंटिटी को कोई छुपा दे, कोई मास्क लगा दे, और वह मास्क कौन सा लगा दे? यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन का। कि हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी जो है इंडियन की है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी उस आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कोई हम दूसरा मास्क धारण कर ले, और वह मास्क कौन सा धारण कर ले? यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन। जैसे जो है 1947 से पहले हमारी आइडेंटिटी थी, वह यह आइडेंटिटी नहीं थी कि वी आर। 1947 से पहले जो हमारी आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी ये थी कि वी आर द कोलोनाइज्ड पीपल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मेरी बात को समझिए, दोनों में कितना फर्क है। जो लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता मिली तो उसका क्या फायदा, तो ये अनडाउटली प्रॉब्लम आज भी है। लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से, कि हमारी आइडेंटिटी स्वतंत्रता के बाद है,
वह क्या है कि वी ऑल आर इंडियन। और हमारी आइडेंटिटी स्वतंत्रता से पहले क्या, वी वर कोलोनाइज्ड द ब्रिटिश एम्पायर और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमारी आइडेंटिटी कोलोनाइज्ड पीपल के रूप में थी, नॉट की इंडिपेंडेंट नेशन, नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन, नॉट एन इंडिपेंडेंट पीपल। उस तरह से हमारी आइडेंटिटी। हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू पॉइंट होता है जो कि उनकी किताब में जिक्र किया गया। जहां पे वो रहते थे वह पार्टिकुलर क्या थे, वेस्ट इंडीज, एक आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड या वेस्ट इंडीज वगैरह का आइलैंड। उस पर किसकी जो है कॉलोनी थी, फ्रेंच। और फ्रेंच के लोग वेस्ट इंडीज को अपने नजरिए से देखते थे। और उन्होंने नाइजीरिया के वार को सपोर्ट भी किया था, नाइजीरिया की फ्रीडम फाइटिंग को उन्होंने सपोर्ट किया था, बहुत महत्व दिया था। तो जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसका मतलब जो जो है फ्रांस फेनन है, ही वॉज अ ब्लैक मैन, लेकिन उनके ऊपर जो कलर चढ़ाया गया वो व्हाइट मास्क का चढ़ाया गया। और दुनिया जो है उनको व्हाइट मास्क की आइडेंटिटी से पहचानती थी। उन्होंने कहा कि इस मास्क को उतारना और ब्लैक स्किन की पहचान को आइडेंटिफाई करना, यह सबसे बड़ी चीज होगी, यही वक्त की जरूरत है। तो जब हम इस पर बात करते हैं, इसका मतलब कि पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कैसे नजर आता है। उसमें ये नजर आता है कि ब्लैक स्किन को हमेशा ब्लैक स्किन की तरह से देखा गया, उनको प्रीमिटिव कहा गया, उनको अनकल्चर्ड कहा गया, अनसोफिस्टिकेटेड कहा गया। और व्हाइट वालों ने अपनी कल्चर को सुपर इम्पोज किया। उन्होंने उनको प्रीमिटिव कहा, अपडेट कहा, उनके पास रियल तरह से उनको प्रेजेंट किया। तो उनको साइकोलॉजिकली क्या किया गया, एक तरह से उनको जो है एब्यूज किया गया। साइकोलॉजी में भी एब्यूजिंग, एब्यूजिंग का मतलब ये नहीं कि कोई किसी को खुल करके गाली दे तो वही जो है एब्यूजिंग है। एब्यूजिंग यह भी है कि आपको क्या किया जाए, ह्यूमिलिएट किया जाए। आपको ये कहा जाए कि आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आपका ड्रेस नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आपका वे ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, आपका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। अगर इस तरह की बात कही जाती है तो यह भी ह्यूमिलिएशन है। तो व्हाइट वालों ने क्या किया, सबसे पहले ब्लैक को ह्यूमिलिएट किया। जब सामने वाला ह्यूमिलिएट हो जाएगा तो बखुद बखुद वह क्या करेगा, जो उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को स्वीकार करने लगेगा, उसके द्वारा दी गई चीजों में वह चलने लगेगा। तो यह जो है क्या होता है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये चीजें कही गई। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क जो वर्ड है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस किताब का। एक और उनकी किताब आई थी, द रेचर्ड ऑफ द अर्थ, रेचर्ड द पुअर पीपल, कि जो ब्लैक स्किन के लोग या गुर्बत में रहने वाले लोग या कोलोनाइज्ड जो लोग हैं, वे सब द रेचर्ड पीपल। और उनको सरवाइव के लिए संघर्ष करना पड़ा, उनको सरवाइव के लिए भी परमिशन किससे लेना पड़ेगा, कोलोनाइजर लेना पड़ेगा। तो जो रिच पीपल है या किसके लिए आया हुआ है, कोलोनाइज्ड पीपल के लिए, ना कि कोलोनाइजर के लिए। रिच बेचारे, सप्रेस्ड पीपल, ऑप्रेस्ड पीपल, सेकेंड क्लास सिटीजन, दोज हु हैव बीन humiliated, abused, marginalized। तो इतना बात हुई है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि इनके जो आइडियाज रहे हैं वो कई, एक आइडियाज है डबल कॉन्शसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या फ्रेज है जो उन्होंने यूज किया है, डबल कॉन्शसनेस। डबल कॉन्शसनेस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो कोलोनाइज्ड पीपल है उसको दो तरह से सचेत रहना पड़ता है। दो तरह से उसको सचेत रहना क्यों पड़ेगा, एक तो अपनी ब्लैक स्किन के लिए सचेत रहना पड़ेगा, दूसरी उसको इसलिए भी सचेत रहना पड़ेगा कि जो व्हाइट मास्क है उसके ऊपर जो थोपा जा रहा है उसको भी लेकर के, तो अपनी ब्लैक स्किन को तो इस्टेब्लिश करना ही करना है। लेकिन ब्लैक स्किन को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी आ रही है, व्हाइट स्किन आ रही है या व्हाइट मास्क आ रहा है। उस व्हाइट मास्क को इनकाउंटर करना है। जब तक आप उस व्हाइट मास्क को इनकाउंटर नहीं करेंगे तो ब्लैक स्किन कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होगी। मतलब अपनी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करने के लिए आपको रास्ते में जो रुकावट है, जो व्हाइट मास्क है, उसको आपको इनकाउंटर करना है। तो मुझे लगता है कि ये डबल कॉन्शसनेस, दोहरी जिम्मेदारी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सचेतन अवस्था जो दोहरी है उसको लेकर के बात उन्होंने कहा है। उसके बाद है कोलोनियल एलियनेशन। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब कोलोनाइज्ड को एलिनिएट कर दिया जाता है।
कॉलोनियल मतलब जो भी कॉलोनाइजर होगा वह क्या करेगा, जहां पे अपनी कॉलोनी बसाता है उस कॉलोनी के रहने वाले जो बॉर्न पीपल हैं, जो जन्मजात वहां के लोग हैं, वह उनको क्या कर देगा, एलिनिएट कर देगा, बिल्कुल अलग थलग कर देगा, उनसे कोई सरोकार नहीं रखेगा। ऐसा उनके साथ ट्रीट करेगा जैसे लगेगा कि वो यहाँ के है ही नहीं, जबकि वो वहाँ के बॉर्न पीपल है। लेकिन उनको इतना अलग थलग कर दिया जाता है कि वे सोचते हैं कि शायद हमारा जन्म ही ऐसे हुआ या हम गलत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वे क्या करेंगे, वे जो है कोलोनाइजर की पॉलिसीज, उनका कल्चर, उनका साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, सारी चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देते। दिस इज द कॉलोनियल एलियनेशन टू बिकम ब्लैक। और एक स्ट्रगल ये होता है कि टू बिकम ब्लैक, उनको जो है ब्लैक कह करके कि आपकी आइडेंटिटी ब्लैक की है, यू डोंट हैव द फेयर कलर, रेशियल इशू, कलर फीलिंग, ये सब चीजें कि ब्लैक होना, ये बता देने की कोशिश की जाए कि आप ब्लैक इसलिए हैं कि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया, उसमें ईश्वर को बीच में ला दिया जाएगा कि ब्लैक आप चाहते हैं, ईश्वर ने हमको गोरा इसलिए बनाया, मतलब व्हाइट स्किन वाले, कि हम आपके ऊपर रूल कर सके और आपको बता सके कि इसका क्या महत्व है। सो यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें हम वहां पर देखते हैं। तो डबल कॉन्शसनेस, colonial alienation, टू बिकम ब्लैक, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस चीज को पाते हैं या जो इससे हमें समझना है। उसके बाद एक और चीज है कि वो जो थे, जो फ्रांस फेनन थे, वो फिजिशियन थे, साइकेट्रिस्ट थे, एंड ही सपोर्टेड अल्जीरिया, और उन्होंने अल्जीरिया के वार को सपोर्ट किया हुआ है, supported Algeria's war. So you will come to know कि वो क्या थे, as a physician and psychiatrist he supported Algeria's war of independence, क्योंकि अल्जीरिया क्या था, वह फ्रांस की कॉलोनी थी और वहां पर भी ब्लैक पीपल का शोषण हो रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही फार्मुलेटेड अ मॉडल फॉर कम्युनिटी साइकोलॉजी। ये वर्ड आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। साइकोलॉजी के फील्ड में, चूंकि वो साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजी के फील्ड में उन्होंने कम्युनिटी मॉडल को स्टेब्लिश किया, कम्युनिटी साइकोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या है। कम्युनिटी साइकोलॉजी एक ऐसा फ्रेज है जो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ऐसा नहीं है कि केवल जो इंस्टीट्यूशंस है जहां से डॉक्टर पढ़ करके आ रहे हैं वही डॉक्टर ही बढ़िया साइकेट्रिस्ट है, या उसी इंस्टीट्यूशन में ही उसका इलाज हो सकता है। जैसे अगर सरकार ने साइकेट्रिस्ट के अपॉइंटमेंट किए, या जो है साइकेट्रिस्ट के जो काउंसलिंग के लिए जो हॉस्पिटल वगैरह खोले गए, उन्होंने कहा वहीं पर ही इलाज नहीं हो सकता है जब तक घर में सही से किसी चीज की काउंसलिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा दुनिया में बहुत ज्यादा आबादी ऐसी है जो इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि उनको घर वाले छोड़ देते हैं, घर वाले उनकी उतनी काउंसलिंग नहीं करते। उन्होंने कहा कि लोगों का बेहतरीन इलाज उनके घरों में हो सकता है, जरूरत इस चीज की है कि लोग या घर वाले उनका साथ दें। तो घर वाले खुद साइकेट्रिस्ट हैं, घर वाले अगर उनका साथ दें, उनका हाथ पकड़े और उनकी समस्याओं को सुने, तो दुनिया के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उलझन वो सुलझ जाएंगी। इस चीज का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। ट्रांसजेंडर पे जब मैंने काम करना शुरू किया और कुछ लोगों से जब मैं मिला, उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो यू विल कम टू नो उनके साथ एक बहुत बेसिक होती है, दे हैव ओन्ड बाय जेंडर जो है सिर्फ माता पिता के द्वारा ही त्याग दिए जाते हैं। माँ तो चाहती है स्वीकार, पिता नहीं चाहता, पिता उनको त्याग, दोनों है। उस त्यागने के पीछे एक भय रहता है कि मेरा लड़का या जो भी जन्म लिया। हेलो, आवाज किसी को, हेलो, रमा आवाज आपकी नहीं आ जा रही, अगर मेरी आवाज आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, किसी को भी अगर जा रही हो। नॉट गेटिंग।
आवाज नहीं आ आवाज। मैडम आवाज जा रही है। मैं फिर से जुड़ रहा हूँ, 1 मिनट, मैं फिर से एंड करके